हेलो एवरीवन, माय नेम इज सानू कुमार। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। मतलब स्ट्रेट वायर, जैसे मान लो ये रहा सर्कुलर लूप, ठीक है, ये स्ट्रेट वायर है जैसे, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, उसका डायरेक्शन देखा था। राइट हैंड थंब रूल बताया था, करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर को इंसर्कल करो या कर्ल करो, तो मुझे क्या मिल जाता था? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाता था। और करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए भी बताया था वो मैग्नेटिक फील्ड उसका कैसा होता है। अब देखते हैं, मान लो मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, हाँ होता है मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो उसका इस मैग्नीट्यूड कितना होगा? जैसे बोलते हैं, मान लो इसमें बोल रहे हैं ये जो वायर बना रखा है इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो कितना एम्पियर करंट है, ठीक है, मतलब उसका मेजरमेंट मुझे करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग मेजरमेंट करेंगे, क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहाँ पे ये टॉपिक क्या अपना, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है मान लो, तो उसके कारण किसी पॉइंट पे, जैसे मान लो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और किसी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड मतलब कैलकुलेट करना है कितना है, तो उसका फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब देखो यहाँ जो फार्मूला यूज करेंगे इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है 10th तक में, ठीक है, यहाँ NTSC लेवल में है। अब क्या है, इसका डेरिवेशन 12th क्लास में है, तो 12th क्लास का जब मैं लेक्चर अपलोड करूँगा तो उसमें क्या होगा, पूरा डेरिवेशन होगा। अब उसमें होता है क्या, इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है, तो इंटीग्रेशन अब इस लेवल पे तो बच्चों को पता होता नहीं है, तो इंटीग्रेशन यूज नहीं कर सकते। तो इसी कारण क्या है, यहाँ पे बस फार्मूला को याद करेंगे या फिर समझेंगे कि हाँ उसको अप्लाई कैसे करना है। अगर मान लो प्रॉब्लम आ गया छोटा मोटा तो उसको अप्लाई कैसे करना है ये हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ड्यू टू स्ट्रेट वायर PQ, जैसे मान लो क्या है, ये एक स्ट्रेट वायर है, समझो जैसे क्या ये स्ट्रेट वायर है PQ, ठीक है, जैसे ये स्ट्रेट वायर जैसे है ना, स्ट्रेट वायर है PQ, और इसमें करंट जो ये आई है, करंट इसमें ऊपर फ्लो कर रहा है। अब देखो करंट, इधर कोई ऑपरेटर्स लगा होगा, बैटरी सेल लगा होगा, स्विच लगा होगा, तो इधर से करंट फ्लो कर रहा है। मुझे बस इतना सा वायर देखना है PQ, ठीक है, PQ वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और इसका मतलब जो वायर का नाम क्या दिया गया, PQ, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, और यहाँ से क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे, ठीक है, यहाँ जो A पॉइंट बनाया गया ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, ठीक है, जो A पॉइंट है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ का डिस्टेंस कितना, R। अब देखो इस P पॉइंट को यहाँ पे मीट किए A पॉइंट से, Q पॉइंट को भी यहाँ से मीट किए, तो देखो ये जो हॉरिजॉन्टल है उससे एंगल कितना बनाया है ऊपर, θ1, और नीचे एंगल कितना बनाया है, हॉरिजॉन्टल से नीचे एंगल कितना बनाया है, θ2, तो ये एंगल बनाया। और ये ध्यान रखना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर का, वायर से क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये R है। तो देखो ड्यू टू स्ट्रेट वायर PQ, स्ट्रेट वायर PQ कैरिंग अ करंट I करंट कैरी कर रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट A इज गिवन बाय, जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट A, ठीक है, या फिर R डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो पॉइंट A है वो कितना आएगा, B इक्वल टू μ0I/4πr sin θ1 प्लस sin θ2। बहुत अजीब टाइप का डिफिकल्ट फार्मूला है। तो देखो पहली बात क्या है, यहाँ पे जो B है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी उसको यूनिट है, ठीक है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, B। अब देखो होता क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी है, पर ये जो फार्मूला लिखा गया है बस मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए लिखा गया है। मतलब इसको, मतलब अभी डायरेक्शन मतलब अभी हम लोग नहीं देखेंगे उतना, बस हम लोग को मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखा हुआ है, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे B लिखा गया है। देखो मैंने नीचे लिख दिया है B वेक्टर। अगर कोई क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी रहता है, जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो उस पर क्या लगाते हैं, एक एरो लगाते हैं इस टाइप से। तो ये B क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसको मेरी किसमें जैसे स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, और प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला, ठीक है, TESLA या कैपिटल T। अब देखो टेस्ला नाम सुन के पता चलेगा ये एक कंपनी है, इलेक्ट्रिक कार की कंपनी, मतलब वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी कंपनी है,
जिसके ऑनर क्या है, इलॉन मस्क। अब उनका भी स्टोरी बहुत अजीब है। उनको कोई भी चीज़ का मान लो जैसे शौक होता है तो उसका कंपनी फॉर्म कर लेते हैं। जैसे उनको एक बार पेमेंट करने का मन था तो स्वैगी अलग है, तो उन्होंने पेपाल एक कंपनी बना लिया था। उनको हाई स्पीड ट्रेन में ट्रैवल करने का मन है तो हाइपरलूप डिजाइन कर लिया। उनको स्पेस में जाने का या टूरिज्म का शौक था तो स्पेस एक्स एक कंपनी पैरेलल टू नासा डेवलप कर लिया। उनको इलेक्ट्रिक कार चलाने का शौक था या फिर है ना मतलब चाहते थे मास जो नंबर ऑफ पीपल है उसको फ़ायदा करे, तो उन्होंने एक टेस्ला नाम का एक कंपनी डेवलप कर लिया। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का वो टेस्ला जो है क्या है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, उसको टेस्ला में मेजर करते हैं। अब देखो यहाँ पे आई क्या है, आई क्या है, करंट। करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर। 4 तो कांस्टेंट है, पाई 3.14 लो या 22/7 लो, ये भी कांस्टेंट है। आर क्या है, यही पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से, ये आर हो गया। साइन θ1 साइन θ2। अब देखो θ1 θ2 क्या है, एंगल है, ये वाला एंगल θ1, ये वाला एंगल θ2 साइन के साथ लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे म्यू नॉट एक नया टर्म है बिल्कुल। अब देखो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते हैं अभी इस लेवल पे, बस जान लो इसको कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या फ्री स्पेस बेसिकली क्या होता है, वैक्यूम होता है। तो परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, उसका वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁻⁷। अब देखो इसका वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁻⁷। अब इसका यूनिट अगर निकाले, ठीक है, मुझे किसका यूनिट निकाला है, म्यू का। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, और ये दोनों तो कांस्टेंट है, यूनिटलेस होगा। तो टेस्ला को मीटर से मल्टीप्लाई कर दो और करंट से डिवाइड कर दो, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर मुझे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब म्यू नॉट का, इसको क्या कहते हैं, म्यू नॉट, MUGST, म्यू नॉट जीरो जो है। तो देखो मुझे म्यू नॉट का, ये जो म्यू नॉट है इसका मुझे यूनिट निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, देखो ये तो कांस्टेंट है पाई आर साइन θ1 साइन θ2, तो क्या करेंगे इसको इधर आर से मल्टीप्लाई कर देंगे और आई से डिवाइड कर देंगे। तो देखो बी का यूनिट क्या हो गया, टेस्ला। टी डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। डिस्टेंस ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, और डिवाइड कर देंगे एम्पियर। तो ये देखो क्या हुआ, 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर डिवाइड बाय एम्पियर। तो ये क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। अब देखो समझते कैसे, ये जो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, जैसे मान लो दो मैग्नेट है, ठीक है, जैसे मान लो क्या है, दो मैग्नेट है। अब जैसे मान लो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब मान लो जैसे ये ऐसे रखा गया तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या ऐसे रखा गया तो अट्रैक्ट करेंगे। तो जो अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है उसके लिए क्या होता है, फील्ड लाइंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये तो बता रखा है इससे पहले वाले लेक्चर, मतलब पहले वाले लेक्चर में। जो फील्ड लाइन इंटरेक्ट करते हैं उसके कारण क्या होता है, जो फील्ड लाइन, जैसे मान लो मैग्नेट है इसका ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो अगर मान लो नॉर्थ लाएंगे तो रिपल्सन होगा, नॉर्थ साउथ लाएंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ फील्ड लाइंस बेसिकली क्या होता है, इंटरेक्ट करते हैं, उसके कारण क्या होता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। तो देखो होता क्या है कि अगर मान लो जैसे दो मैग्नेट लिए तो उसके बीच में जो मीडियम है वो कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पेनिट्रेट करने देता है। मतलब अगर मान लो बीच में इसको, अभी एयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाओ तो वैक्यूम आ जाएगा दोनों मैग्नेट के बीच में। वाटर में लेके चले जाओ, सी वाटर में, तो बीच में वाटर आ जाएगा। रिवर में चले जाओ तो रिवर वाटर आ जाएगा। बीच में एक मेटल का पीस रख दो तो बीच में मेटल आ जाएगा। पेट्रोल में लेके चले जाओ तो पेट्रोल आ जाएगा। तो बीच में मीडियम कुछ भी हो सकता है। अभी क्या लिया है, फ्री स्पेस लिया है या वैक्यूम लिया है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो बीच में जो मीडियम वो कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने से पास करने देता है, उसी को क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम कहते हैं। यहाँ पे क्या मीडियम को कंसीडर नहीं किया गया है, तो ये फ्री स्पेस के लिए है। बस यही यहाँ तक हम लोग को अपने को बस जानना है अभी। तो ये क्या कहलाता है, म्यू नॉट, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें क्या है कि इसके अलग अलग केसेस हैं। मतलब कि जैसे मान लो कि एक बार जो ए पॉइंट अगर यहाँ पे आ गया, ठीक है, ए पॉइंट को अगर मान लो यहाँ पे ले आए, इसके क्यू के जस्ट इधर पैरेलल ए पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। अगर मान लो वायर क्या है, इन्फिनाइट हो जाता है, मतलब आइडियल केस, रियल केस में तो इन्फिनाइट वायर नहीं होता है। आइडियल केस में मान लो वायर इन्फिनाइट हो जाए, बहुत लंबा हो जाए, तब जा करके आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा। तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं अभी, और उसको कैलकुलेशन देखेंगे। उससे पहले क्या है, साइन का कुछ वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, ठीक है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1,
तो ये सब अपने को कुछ कुछ वैल्यू है, साइन 37 डिग्री, साइन 53 डिग्री, साइन 37 डिग्री 3/5, साइन 53 डिग्री 4/5, ये सब वैल्यू अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीधा अपने को वैल्यू कैलकुलेट कर मतलब पुट करना है। जैसे मान लो ये 60 या 30 है, तो यहाँ पे साइन 60 साइन 30 का वैल्यू पुट करना है। तो ये 9th में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में बता रखा है, या फिर 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वहाँ से अपने को पता है। तो आगे फिर देखते हैं, इसको नोट करो। अब हम लोग जो अलग अलग केसेस है उसके देखते हैं। मतलब मान लो जैसे वायर अलग अलग शेप मतलब अलग अलग साइज का है, तो उसके कारण अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, वो देखना है। तो देखो अगर मान लो इन्फिनाइट वायर है, मतलब ये एंड भी क्या है, बहुत दूर तक है। इन्फिनाइट क्या रिलेटिव टर्म है, तुम कितना दूर मान रहे हो, जहाँ तक मानोगे उससे आगे भी हो सकता है। तो देखो ये क्या है, बहुत दूर ऊपर है, और ये नीचे यहाँ तक क्या है, ये भी इन्फिनाइट है। मतलब प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी मान लो क्या है, कोई वायर है, ठीक है। पहले क्या था, लिमिटेड था पी क्यू, यहाँ पे क्या है, इन्फिनाइट वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। आइडियल केस है, पहले ही बता रहा हूँ, इन्फिनाइट रियल में अचीव नहीं कर सकते हम लोग। तो अब देखो मुझे क्या है, यहाँ पे जैसे मान लो ये आर डिस्टेंस है, ठीक है, वापस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है यहाँ से। तो मुझे ये जो पॉइंट ए है, यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताना है कि कितना टेस्ला यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। अब तो देखो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, मैंने फिगर में कुछ सर्कल बना रखे हैं, उसमें डॉट बना रखे हैं, यहाँ क्रॉस बना रखे हैं। बेसिकली यहाँ डॉट बना रखे हैं, इधर क्रॉस बना रखे हैं। तो ये डॉट और क्रॉस क्या है, तो देखो डॉट और क्रॉस क्या है, साइन कन्वेंशन है। अब जैसे मान लो क्या कि जो वायर है, जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, ये मान लो स्ट्रेट वायर है। अब मान लो करंट इसमें नीचे से ऊपर जा रहा है, जैसे यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है, ये आई क्या है, करंट। तो देखो करंट, अब मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताना है, ठीक है, उसका डायरेक्शन दिखाना है। तो देखो करंट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर को कर्ल करो, तो ऐसे कर्ल किए। तो देखो ये कैसे बना, इस टाइप से बना। तो देखो ये स्टेप से बना, जैसे मान लो करंट ऐसे और फिंगर को कर्ल किए, तो ये स्टेप से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तुमको ऊपर से दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो। देख लो फिंगर कर्ल करो ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे क्या है, यहाँ पे मैं कैसे ड्रॉ करूँ, मान लो जैसे यहाँ मैं फिंगर रखा, मतलब थंब रखा, कर्ल किया, तो मैं यहाँ पे लाइंस कैसे बनाऊँ। 2D प्लेन में बनाना बहुत, मतलब मुझे इसके अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल बनाना है। मान लो जैसे यहाँ पे एक छोटा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल यहाँ बनाना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैं इसको कैसे बनाऊँगा 2D पे। तो यहाँ पे देखो क्या एक साइन कन्वेंशन आया, डॉट और क्रॉस। मतलब क्या है, जैसे देखो यहाँ क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे देखो ध्यान से, तो यहाँ क्या है, करंट के डायरेक्शन में थंब रखे, फिंगर कर्ल किए, तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रहा है। जैसे मान लो इस टाइप से देखो, मान लो जैसे ये वायर है और यहाँ पे करंट आई है, तो यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं, जैसे ये ऐसे और ये ऐसे, कुछ ऐसा ही आया था ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहा है, ठीक है, और वापस से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे ही तो फिंगर कर्ल करेंगे, करंट के डायरेक्शन में थंब, फिंगर कर्ल किए, तो अंदर जा रहा है, वापस से देखो बाहर आ रहा है। मतलब क्या हुआ, जो अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारी तरफ आ रहा है, अब देखो ये एरो क्या बता रहा है, बाहर आ रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारे साइड आ रहा है, ठीक है, मेरे साइड आ रहा है, तो उसको क्या बनाएंगे, डॉट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहा है, तो ये क्या हुआ, हर पॉइंट पे, चाहे यहाँ पे लो, 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 वायर के लेफ्ट में, ठीक है, वायर के लेफ्ट में कहीं भी पॉइंट लो, कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बाहर आ रहा है। और वायर के राइट साइड देखो, करंट के डायरेक्शन में था, फिंगर कर्ल करो, तो सब जगह क्या अंदर जा रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आता है किसी प्लेन से, ये देखो बोर्ड का प्लेन है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, डॉट। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, डॉट। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रहा है, देखो अंदर जा रहा है ना, अंदर जा रहा है, यहाँ देखो अंदर जा रहा है एरो, तो तुम्हारे से दूर जाता है तो क्या होता है, क्रॉस। जैसे ट्रेन जाता है तुमसे दूर तो क्या होता है, क्रॉस दिखता है। और जब ट्रेन सामने से आता है तो एक लाइट दिखता है ना, उसके इंजन पे अगर नाइट रहता है, तो वो जब पास आता है तो क्या हो जाता है, डॉट। तो वही मतलब क्या है, जब तुम्हारे साइड आ रहा है फील्ड लाइंस ऐसे घूम करके, ठीक है, तो ये डॉट, और जब तुमसे दूर जा रहा है तो ये क्या, क्रॉस। तो ये बेसिकली क्या है, फील्ड लाइंस है, उसका डायरेक्शन बता रहा है ये। मतलब ये देखो ऐसे घूम रहा है, ये बाहर आ रहा है ऐसे, और ये अंदर जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूम रहा है। तो यही चीज़ ये बना रखा है, यहाँ डॉट, यहाँ पे क्रॉस। अब जैसे मान लो फील्ड लाइंस ऐसे, सॉरी करंट मान लो किसी वायर में ऐसे, तो देखो अब करंट के डायरेक्शन थंब को फिंगर कर्ल करो, तो यहाँ पे क्या होगा, डॉट,
यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहा है और इधर देखो क्या हो रहा है, प्लेन के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस। समझ आया, यहाँ फील्ड लाइंस बाहर आ रहा है, यहाँ फील्ड लाइंस अंदर जा रहा है, तो क्रॉस हो जाएगा। अब मान लो जैसे करंट इसमें वायर में ऐसे जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो देखो वापस से यहाँ देखो करंट के डायरेक्शन में थंब रखो और फिंगर कर्ल करो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डॉट बना दो, सब जगह बाहर आएगा। यहाँ ऐसे मैं 3 बना रहा हूँ, कहीं भी बनाओ बाहर आएगा। और फिर करंट के डायरेक्शन थंब रखो, फिंगर कर्ल करो, तो इधर क्या हो रहा है, अंदर, तो उसको क्या बनाएंगे, क्रॉस। तो ये क्या होता है, डॉट और क्रॉस होता है, ठीक है, वही मैंने डॉट क्रॉस बना रखा है। कैसे भी रख सकते हो, वायर के मतलब करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर को कर्ल करो, तो अगर तुम्हारी तरफ बाहर आए प्लेन से तो क्या बना दो, डॉट, और प्लेन के अंदर में जाए तो उसको क्या बना दो, क्रॉस। तो इसको ध्यान में रखना है, अभी से मैं ये यूज लूँगा तो इसको ध्यान में रखना है, डॉट और क्रॉस कन्वेंशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो समझ में आ गया ना, ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर देखें तो क्या होगा, बाहर होगा मेरे साइड। तो देखो मुझे ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालना है। अब देखो ध्यान से, पहले जब मैं बनाया था तो यहाँ पे जैसे मान लो ये डिस्टेंस आर था और यहाँ पे ए पॉइंट था और ये पी और क्यू था, तो देखो यहाँ से एंगल लिया था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। अब देखो ये लाइन बढ़ता गया, ठीक है, इसको मतलब बड़ा होते गया, इन्फिनिटी हो रहा है, इसका मतलब क्या, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये देखो ये एंगल ऐसे बढ़ता गया। अब देखो यहाँ पे अब और बड़ा कर दो, यहाँ तक कर दो ये वाला वायर को, तो ये क्या हो जाएगा, और एंगल बढ़ेगा। मतलब पहले देखो अगर मान लो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 1 2 3 4, तो देखो 1 2 3 4, तो देखो एंगल पहले छोटा है, फिर एंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया, फिर और एंगल बड़ा हुआ, फिर और एंगल बड़ा हुआ, फिर और एंगल बड़ा हुआ। मतलब जैसे जैसे वायर का लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो एंगल क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे मान लो ये क्या हुआ, इन्फिनाइट तक चला गया, तो ये जो एंगल बन जाएगा, यहाँ से जो एंगल बनेगा, ये मान के चलेंगे क्या, इन्फिनिटी पे जाके, अब देखो मुझे इस एंड से इसको मिलाना है तो ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा, तो ये एंगल बढ़ते बढ़ते कितना मान लेंगे, 90 डिग्री, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे θ1 कितना हो गया, 90। वैसे ही देखो नीचे, ऐसे नीचे देखो, नीचे भी एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते एंगल ये कितना मान लेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। ये जो θ1 θ2 बताया था ना, इधर θ1 इधर θ2, θ1 θ2 कितना हो गया, 90 डिग्री। अब देखो sin 90 कितना होता है, 1 होता है, इसको ध्यान रखना है। तो ये समझ में आया ना, कैसे 90 डिग्री मान लिए θ1 और θ2। अब देखो, अब देखो साइन θ1, तो यहाँ पे देखो कैसे लिख सकते हैं, B = μ0I/4πr sin 90, ठीक है, प्लस sin 90 डिग्री। अब देखो अपने को पता है क्या कि sin 90 sin 90 1 होता है, तो दोनों जगह क्या लिख दें, 1। तो देखो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 1 + 1। तो देखो 1 + 1 क्या हो गया, बेसिकली 2 हो गया, तो इसको हटा करके क्या कर दे, 2। समझ में आया ना, ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, क्यों, क्योंकि sin 90 क्या होता है, 1 1, तो ये 1 + 1 2 हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो b क्या आ गया, μ0I/2πr, μ0I/2πr, और इसकी यूनिट क्या आएगी, टेस्ला, ठीक है, μ0I/2πr। पहले क्या था, मतलब पहले क्या था, μ0I/4πr sin θ1 + sin θ2, बाद में क्या हो गया, μ0I/2πr, क्योंकि क्या हुआ, 2 से यहाँ 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 2 बचा। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब देखो वैसे ही देखो, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अपने को ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस वाले केस के लिए ये फॉर्मूला आ गया, इसको नोट कर लो। अब देखो अगर मान लो वायर क्या है, सेमी इन्फिनाइट है, मतलब ये एंड तो इन्फिनिटी तक जाता है, ये वाला एंड इन्फिनिटी तक जाता है, और ये वाला एंड यहीं पे, मतलब ये वाला एंड लिमिटेड है, तो सेमी इन्फिनाइट वायर हो गया। तो मुझे इस पॉइंट पे, मतलब समझ रहे हो, ये लिमिटेड है यहाँ पे, मतलब ये इन्फिनिटी तक नहीं गया, तो मुझे इस पॉइंट ए पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर कर्ल करो, तो वो ये बाहर आएगा, ठीक है। तो मुझे ए पे निकालना है, और यहाँ से वायर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r। तो देखो यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं वापस से। तो ध्यान से देखो,
पहले ये वाला मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले केस के लिए है। अब देखो अगर मैं इस वाले के लिए केस में फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है, तो जो पहला फॉर्मूला था अपना फंडामेंटल फार्मूला तो यही है। अब इस वाले केस में देखो यहाँ से ये वाला एंगल, तो ऊपर वाला एंगल जो θ1 है वो तो कितना हो गया, इस वाले केस के लिए बोल रहा हूँ, केस सेकंड के लिए, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो देखो θ1 कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ θ1 कितना हो गया 90 डिग्री, और θ2 क्या है, देखो अब मान लो जैसे यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे मुझे निकालना है, तो देखो इस वाले पॉइंट पे पी पॉइंट पे मान लो मुझे निकालना है, तो देखो जितना एंगल ये हॉरिजॉन्टल से बनाता है तो ये एंगल बनता है, इसी को तो θ1 लेते हैं। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल से जो नीचे एंगल कितना बना रहा है, इसके नीचे तो वायर है नहीं तो 0 बना रहा है, तो θ2 कितना हो जाएगा 0 डिग्री। समझ में आया ना। देखो ये हॉरिजॉन्टल से ऊपर तो कितना बना रहा है 90, लेकिन हॉरिजॉन्टल से नीचे कुछ नहीं बना रहा है, नीचे जा ही नहीं रहा है, तो नीचे कितना बना रहा है θ2, यहाँ पे कितना हो गया 0। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया θ1 इक्वल टू 90, θ2 इक्वल टू 0 डिग्री। तो देखो यहाँ से जो b हो जाएगा b इक्वल टू μ0I/4πr साइन θ1 मतलब साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। अब देखो साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, बता रखा है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। साइन 90 कितना होता है 1, तो बेसिकली ये ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया 1 प्लस 0 1 हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या आ गया b इक्वल टू μ0I/4πr, किस में आएगा टेस्ला में। और इसके लिए क्या आया था फॉर्मूला बताओ, b इक्वल टू μ0I/2πr, ये आया था इन्फिनाइट वायर के लिए, ये आया सेमी इन्फिनाइट वायर के लिए। तो ये दो केसेस है, इसको नोट कर लो। अब देखो मान लो जैसे क्या है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, जैसे मान लो इस टाइप से क्या है सर्कुलर कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है। तो इसके कारण मान लो इसके सेंटर पे मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में कितना आएगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे सेंटर जो इसका है उस पर कितना आएगा। तो जैसे मान लो ये क्या है, एक करंट कैरिंग कॉइल जिसका रेडियस कितना है r, तो मैंने ये बना रखा है। यहाँ पे I क्या है, जो है करंट। अब देखो इसमें करंट कैसे है, करंट है एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज करंट है। अब देखो सेंटर पे अगर मैं देखूँ तो करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगा, मतलब आउटसाइड द प्लेन होगा या इनसाइड द प्लेन होगा। तो देखो करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर कर्ल करो, तो क्या हुआ आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। और मान लो देखो इधर मैं देख रहा हूँ इस वाले जगह पे, तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर कर्ल करो, तो ये अंदर आएगा। मतलब अगर मान लो यहाँ पे देखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा इनसाइड द प्लेन, यहाँ पे क्या होगा आउटसाइड द प्लेन पी पॉइंट पे जो कि सेंटर है। तो यहाँ पे अगर मान लो मुझे क्या निकालना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। तो अपना टॉपिक क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, ठीक है। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप बोलो, कॉइल बोलो, वायर बोलो, कभी लूप भी लिखा रहेगा, कभी वायर भी लिखा रहेगा, कभी कॉइल भी लिखा रहेगा, समझना एक ही है। तो उसका फॉर्मूला देखो वो क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मतलब कितना करंट है, ज़्यादा करंट ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ज़्यादा करंट अगर लूप में होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा यहाँ पर सेंटर पे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस आर ऑफ द वायर, अगर मान लो रेडियस ज़्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा सेंटर पे या पी पॉइंट पे, वो क्या हो जाएगा कम होता जाएगा। मान लो जैसे रेडियस 2r कर दो, इतना बड़ा सर्कल कर दो, तो क्या हो जाएगा करंट से छेड़छाड़ नहीं करना है, और रेडियस 2r कर दिया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द वायर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है, जो रेडियस ऑफ द कॉइल। तो ये रहा b। अब देखो दोनों को जब कंबाइन किया गया तो क्या आया b इक्वल टू μ0I/2r। इससे पहले फार्मूला क्या आया था, b इक्वल टू μ0I/4πr साइन θ1 प्लस साइन θ2। यहाँ पे क्या आ गया
θ1 θ2 खत्म हो गया, sin θ1 θ2, और नीचे 4πr की जगह पे 2r आ गया, पाई भी खत्म हो गया। तो ये क्या हुआ, सेंटर पे P पॉइंट पे, एट पॉइंट P, ठीक है। अब ये यूनिट इसका क्या आएगा, B का यूनिट टेस्ला में आएगा। तो म्यू नॉट 4π × 10⁻⁷ रखो, करंट एम्पियर में रखो, रेडियस मीटर में रखो, तो वैल्यू आ जाएगा। अब देखो अगर मान लो ये नंबर ऑफ टर्न्स है वो 1 है। अब मान लो जैसे ये क्या है, ऐसे कॉइल है ना, अब 1 2 3 4 5 6, मान लो जैसे मैंने इस टाइप से 2 4 10 टर्न कर दिया कॉइल का, ठीक है। या फिर टर्न को आधा कर दिया, मतलब कॉइल को आधा, मतलब जैसे मान लो इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से मैंने मोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, हाफ हो गया। जो जैसे मान लो ये एक टर्न है, अब इसको हाफ करना है, तो मान लो ये जैसे इस टाइप से हाफ हो गया, ठीक है। अब मान लो 1/4 करना है, तो ये इस टाइप से हो गया। जैसे मान लो एक कॉइल लिया, अब मुझे इसको हाफ करना है, तो ये जैसे देखो ये है ना, कॉइल एक ले लो, और मुझे क्या करना है, इसका हाफ, मतलब जो कॉइल है वो हाफ है, तो ये हाफ ले लो। 1/4 है तो 1/4 है, तो ये वाला पार्ट ले लो, सिर्फ इतना सा, ठीक है। अगर 1/4 बोले तो ये ले लो। तो देखो अगर इफ़ देयर इज n नंबर ऑफ टर्न्स, n कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, 1 टर्न 2 टर्न n टर्न, जितना भी इंटीजर में 5 टर्न 10 टर्न, या फिर n क्या हो सकता है, n कैन बी फ्रैक्शन और इंटीजर, फ्रैक्शन भी हो सकता है। मतलब मान लो हाफ टर्न लिए, तो हाफ लेंगे तो n की जगह क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/4 लिया गया, मतलब इतना ही टर्न लिया गया, पूरा नहीं लिया गया, तो 1/4 आ जाएगा। तो n = क्या आ जाएगा, 1/4। अगर मान लो हाफ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। अगर मान लो इतना सा लिया गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन लिया गया इतना सा, ये इतना सा पोर्शन, ये इतना सा नहीं लिया गया, तो क्या लिख लेंगे, 3/4 लिख देंगे। तो ये n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। इस वाले केस में क्या आ जाएगा, n = 3/4। अगर मान लो इतना सा लिया गया बस, तो यहाँ पे n का वैल्यू इसके लिए कितना आ जाएगा, n = आ जाएगा 1/4। अगर मान लो n हाफ लिया गया सेमी सर्कल, तो यहाँ n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा 1/2। अगर पूरा सर्कल ले लो तो n क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, सॉरी कैपिटल N कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा n। अगर मान लो जैसे क्या कि है ना, जैसे n, जैसे मान लो ये तो I है। अब मान लो जैसे 1 2 3 4 5 टर्न ले लिया गया, तो n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा 5। मान लो जैसे फिर वापस से हाफ ले लिए, तो n क्या आ जाएगा, 1/2। तो समझ में आया ना, जितना ले लोगे वो आ जाएगा। तो n क्या हो सकता है, फ्रैक्शन और इंटीजर कुछ भी हो सकता है। तो देखो, तो अगर मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, μ0I/2r रहेगा, बस n से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो जैसे एक बार में I करंट है, तो 2 बार में अगर मान लो 2 टर्न हो जाएगा, तो दोनों में करंट ट्रैवल करेगा I, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड इस टाइप से न्यूमेरिकल्स आ सकता है। मान लो जैसे बोलेगा क्या, कॉइल है वो सेमी सर्कल है, मतलब हाफ है, तो n का वैल्यू कितना रख दोगे, यहाँ पे 1/2। 1/4 है तो n का वैल्यू 1/4 रख दोगे। अगर मान लो 3/4 बोला, मतलब 3 जैसे मान लो इस टाइप से लिया, इतना सा पोर्शन कंसिडर किया कॉइल का, इतना सा, तो 3/4 रख दोगे n का वैल्यू। अगर मान लो 10 टर्न बोला करने, तो n का जगह क्या रख दोगे, यहाँ पे 10 रख दोगे, और r का वैल्यू मीटर में रखोगे, रेडियस, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगा यहाँ पे सेंटर पे। अपने सिलेबस में यहाँ सेंटर पे निकालने के लिए बताया गया है। तो इस टाइप से क्या होता है, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अब देखो हर स्टेज 1 तो अलग अलग लेता है, लेकिन स्टेज 2 क्या होता है, वो सेंटर लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसका क्या होता है, क्वेश्चन सबके लिए सेम होता है। तो मतलब अभी है क्या कि बहुत कम चांस है कि आए, लेकिन हाँ जो IGSO का पेपर है, या फिर जो अदर स्टेट है, किसी मतलब जैसे बिहार में ले लो, आंध्र प्रदेश में ले लो, केरला में ले लो, तमिलनाडु में ले लो, या वेस्ट बंगाल में ले लो, तो वो पूछ देते हैं। तो ये अपने को इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मोर देन सफिशिएंट है। वापस बता दूँ, ये बोर्ड के में नहीं आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगर मान लो कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, मैं उसको बता दूंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो। अगर कोई रिकमेंडेशन है तो उसको कमेंट करो। थैंक यू।